Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes. तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और हम लोगों ने कल क्या चीज़ डिस्कस की थी कि जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं तो 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है और सिर्फ एक एलिमेंट है 3D सीरीज का जो कि कॉपर है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कितना होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। अब देखिए कल हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जो हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं कि भाई कोई मेटल है और वो मेटल इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि भाई ये हमें रिएक्शन इतनी आसान तरीके से दिखती है कि सिंगल स्टेप में हो गई, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिन पर डिपेंड करती है, जिन फैक्टर्स पर या जिन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि देखिए ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या प्रोसेस है कि मेटल सॉलिड किस में चेंज हुआ, Mn+ में, एक्वस में। तो एक्चुअल में ये जो मेन स्टेप है इसमें जो एंथैल्पी चेंज आया ओवरऑल ये 3 स्टेप में बटा होता है। पहले क्या होता है कि मेटल सॉलिड जो है वो मेटल आयोनाइज्ड होता है, गैशियस फॉर्म में इंडिपेंडेंटली गैशियस एटम बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या आप इसको एटमाइजेशन भी कह सकते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं एटम में चेंज करने के लिए। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस को तोड़ रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट गैशियस एटम या आयन में चेंज हो सके, एटम है अभी तो। ठीक है, एटम में चेंज हो सके। उसके बाद हम क्या करते हैं उस गैशियस एटम में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाते हैं, 1 करवाना 2 करवाना जो भी करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई वाटर मॉलिक्यूल ने कितना उसको हाइड्रेट किया और एंथैल्पी में क्या चेंज आया। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि असलियत में जो हमें ये इतना आसान सा सिंगल सा स्टेप होता हुआ दिखता है वो एक्चुअली एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसमें हमारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब अच्छा मैं आप लोगों को कल ये बताना भूल गई थी, ये जो मैंने बनाया है दैट इज बॉर्न-हाइबर साइकिल। इसे हम बोलते हैं बॉर्न-हाइबर साइकिल। अरे यार, बॉर्न-हाइबर साइकिल। ठीक है, बॉर्न-हाइबर साइकिल या बॉर्न-हाइबर प्रोसेस भी हम इसको कहते हैं। तो अब देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये मेटल सॉलिड था। मेटल सॉलिड में हमने क्या किया, उस मेटल को एनर्जी दी गैशियस में चेंज करने के लिए। फिर उस मेटल के ही एटम को, गैशियस एटम को हमने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ये जो 2 एंथैल्पी है ये किसकी है, मेटल की है, जिसको हमने क्या लिखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मैंने कल लिखा था। ठीक है, और ये जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेट कौन करता है, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये अलग से हम देखते हैं, दैट इज द He। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि हाइड्रेशन एंथैल्पी और ये जो 2 एंथैल्पी का सम है इनके बीच में बैलेंस बना होना चाहिए। कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब इन 2 एंथैल्पीज का सम हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या आता है पॉजिटिव, और जब हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू कम है, तो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव। मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया भी था कि देखिए जो हमारे मेटल होते हैं, मेटल का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं, उनकी टेंडेंसी ज्यादा अच्छी क्या है इलेक्ट्रॉन देने की। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी रखते हैं, इफ दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, तो एक्सेप्टिंग की पावर बेकार होगी। जो हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है पॉजिटिव, और ये देने वाली बात हो रही है। तो ऑटोमेटिकली जो मेटल हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है,
ठीक है, या उसको हम कम एंथैल्पी दे रहे हैं ताकि वो एटम में चेंज हो सके, गैसियस एटम में चेंज हो सके, तो इनके सम की वैल्यू जो है वो क्या आती है, लेस देन आती है हाइड्रेशन एंथैल्पी से। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि कॉपर जो है वो पॉजिटिव शो करता है। अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जो सम है, सम की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, टोटल जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा है। तो अगर हम स्पेसिफिकली जब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होती है। ठीक है, बट फिर भी ऑटोमेटिकली अगर हम बात करें हाई लो, इसका जो सम हम देखते हैं तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा आता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी होनी चाहिए ताकि हमारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आए, उतनी नहीं होती, कॉम्पनसेट नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं होता हाइड्रेशन एंथैल्पी का अदर एंथैल्पी से। ठीक है, तो इसी वजह से कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या आती है, पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसे नोट करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। कल एक बच्चे ने कमेंट किया, कल या आज में कमेंट किया, खुशबू गुप्ता। ठीक है, उसने कहा मैम थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया करो। आई होप खुशबू ज्यादा टाइम मिल गया। आज कमेंट करके बताना। ठीक है, ये ना एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी चीज़ है क्या कि जिन बच्चों को मैंने देखा नहीं, ठीक है, बट फिर भी मुझे उनके नाम पता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं और रेगुलरली कमेंट करते हैं, तो अब मुझे पहचान होने लग गई कि हाँ, मतलब ये बच्चे हैं जो क्लास 12th के पढ़ रहे हैं, ये बच्चे हैं जो क्लास 11th के पढ़ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। अब देखिए, अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है, तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी तो वो क्या बनाएगी, वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, उसका ऑक्साइड। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं हाई टेम्परेचर पर ताकि वो क्या बना सके, मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या लिखा है, स्कैंडियम को छोड़कर, क्योंकि स्कैंडियम जो है वो 3+ में ज्यादा स्टेबल होता है, तो कह रहे स्कैंडियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स हैं हमारे मैग्नीज तक, वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर हम लोग बात करें टाइटेनियम की, वैनेडियम की, ठीक है, क्रोमियम की, मैग्नीज की, तो ये सब 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो कह रहे स्कैंडियम को छोड़ दो, ठीक है, स्कैंडियम +3 ज्यादा अच्छा शो करता है, कह रहे इसको छोड़ दो, बट इसके बाद जो है ये मैग्नीज तक ये +2 में स्टेबल होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का भी हमें पता है -2 लेकर बैठा होता है चार्ज, तो इनका +2 इनका -2, तो ये क्या कर सकते हैं, ये मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मेटल ऑक्साइड MO की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं विच आर आयनिक इन नेचर, इनका आयनिक नेचर होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस है तो आयनिक नेचर होगा। अब आयनिक नेचर होने के साथ साथ इनमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। देखिए कैसे, कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है। अगर किसी का प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, किसी पे प्लस चार्ज है तो वो क्या है, केटायन है। अगर हम केटायन का प्लस चार्ज बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो फजान रूल क्या कहता है कि जैसे ही एटम का साइज छोटा होता चला जा रहा है, आप किसी केटायन को छोटा करते चले जा रहे हो और उसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। और पोलराइजिंग पावर अगर किसी की बढ़ती है तो वो क्या करता है, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना ही ज्यादा अपनी तरफ पुल करता है। और पुल करने की वजह से क्या होता है बताइए, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। क्या होता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है वहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट हो जाती है, एसिडिक कैरेक्टर आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर केटायन का प्लस चार्ज बढ़ रहा है, कोवेलेंट नेचर और
ये कौन सा रूल है, दैट इज फजान रूल, पढ़ते हैं ना 11th में। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर जो है उनका वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, आप लोग इस चीज का खास ध्यान रखें। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। या आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो एसिडिटी जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जनरल ऐसे जनरल डिस्कशन कर रही हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब एक जनरल डिस्कशन करते हैं। जितने भी हमारे मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि सपोज आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, तो आपने क्या किया, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने सोडियम ऑक्साइड लिया, आपने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई, ये बनाएगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम नॉन मेटल्स लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, नॉन मेटल्स लेते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स लिए, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जैसे कि सपोज CO2 ले लिया, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बनाता है एसिड। ठीक है, कुछ और ले लो, लाइक जैसे कि SO3 ले लिया, SO3 की रिएक्शन कराइए वाटर के साथ, ये बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से क्या चीज सीखी आपने, यहां से ये चीज सीखी कि मेटल के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेस, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड। ठीक है, ये मैं एक्चुअली बता रही थी इनके चार्जेस से और एसिडिटी बेसिसिटी, मतलब यहां से मुझे ये ध्यान आ गया। तो ये भी एक आपके लिए अच्छी बात है, सीखने लायक। आप इसको भी साइड में कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि मेटल के ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बेस मिलता है, बट अगर हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको प्लीज। अब यहीं से ना आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, इसीलिए मेटल के ऑक्साइड्स को बेसिक इन नेचर कहा जाता है, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रहे हैं, जैसे इसने कार्बोनिक एसिड बनाया, इसने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, तो इनको हम क्या कहते हैं कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नोट कर लेना इसको, ये बहुत काम की चीज है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि आपको ऐसी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कलेक्टिवली लिख दिया है। मैंने आपको क्या बताया कि जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, अगर उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब केटायन का प्लस चार्ज बढ़ रहा है, उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, उतना ही वो एनायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा, तो क्या होगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। तो मैंने कलेक्टिवली लिखा कि मेटल ऑक्साइड जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है वो एसिडिक होते हैं इन नेचर। अब जिनका कम होगा उल्टा होगा उसका, मेटल ऑक्साइड्स जिनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। और ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जिनका इंटरमीडिएट बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करें। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, जैसे MnO है, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है -2, तो इस पे कैसा आएगा, +2। अभी मैग्नीज वाला कंपैरिजन चल रहा है। ठीक है, Mn3O4 का निकालेंगे, Mn3O4 Mn है, Mn का निकालना है, 3 है तो 3x मानेंगे। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ओवरऑल कुछ है नहीं तो 0 पुट करेंगे।
4 दूनी 8, वो वहां जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 8/3। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ सकता है 8/3, तो आपका ये 2 पॉइंट में कुछ जाएगा। ठीक है, Mn2O3 का निकालते हैं। Mn2O3 इसको मानेंगे 2x प्लस में 3 इंटू में -2 इक्वल टू 0। कितना आ गया, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई प्लस की 3, तो 2 से 2 पॉइंट में कुछ जा रहे हैं, फिर उसके बाद 3 में आ रहे हैं। फिर इसका निकालते हैं, ऑक्सीजन का -2 होगा, तो 2 को -2 से किया -4, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो +4 आ जाएगा। इसका निकालते हैं 2x प्लस 7 इंटू में -2, 7 दूनी 14, वहां जाके प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई प्लस का 7। ठीक है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। जो इंटरमीडिएट 2 पॉइंट में 3 और 4 बीच के शो कर रहे हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है +7, तो दिस विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब मैंने लिख रखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। बेसिक ऑक्साइड्स ये होते हैं सारे के सारे। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, Mn2O7 CrO3, इसमें +7 आएगा, इसमें +6 आएगा। ठीक है, इसमें कुछ 8 करके आएगा, देख लेना कितना आ रहा है, 80 आएगा आई गेस। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में ये सारे वो आ गए जो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट बीच वाले शो करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।